हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेश परमार। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो हर सामाजिक व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति का निशुल्क रूप से अपना केस लड़ते हैं, और एक ऐसे महामानव जिनके बारे में जिनको अपार ज्ञान है उनसे आपको मिलवाने चाहते हैं। सर एडवोकेट गणपत जी तेनीवाल सर से मिलवाना चाहते हैं आपको। सर आप आपका पूरा नाम और आप वर्तमान में कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर आप पूरी आपकी डिटेल बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गणपत तेनीवाल और वर्तमान में मैं मंदसौर न्यायालय सेशन कोर्ट सिविल और फौजदारी केसेस वगैरह देखता हूं। और अभी मेरा जो रेसिडेंस है मंदसौर में ही, नेटिव प्लेस सम्यक डायमंड कॉलोनी मंदसौर में, यही प्रैक्टिस करता हूं। और कभी कभार आवश्यकता लगती है तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी जाता हूं। जी जी सर। सर आपकी स्कूलिंग और आपकी ग्रेजुएशन सर कहाँ से हुई है? जी धन्यवाद। मेरी स्कूल मंदसौर से मात्र 16 किलोमीटर दूर डिगांव माली से होके जाता है, ग्राम लदूसा है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और मेरी प्राथमिक और मिडिल की शिक्षा यहीं पे हुई है। और उसके पश्चात हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल ग्राम धुंधड़ का, जो 6 किलोमीटर दूर गांव है धुंधड़ का, वहां पर हुई है 12 तक, 9 से 12 तक। उसके पश्चात मेरी कॉलेज फर्स्ट ईयर, जो BA फर्स्ट ईयर शासकीय महाविद्यालय जोबट जावा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो मेरे बड़े भाई साहब है वो कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, वो खुद पढ़ाते थे। उसके पश्चात मैं सेकंड ईयर और मतलब BA ग्रेजुएशन और MA और LLB मंदसौर महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय से करिए। और उसके पश्चात मैं निरंतर प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2000 से। सर मैंने देखा है कि अभी के युवा जो बहुत सारे अलग अलग मार्ग पे भटक जाते हैं, तो क्या उनको सर संविधान की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान ये सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए। यदि भारतीयों को भारतीय नागरिकों को अपने भारतीय संविधान का अध्ययन कर लिया तो उनको धार्मिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आप संविधान में ही भगवान पा सकते हैं। क्योंकि संविधान का ज्ञान प्राप्त करना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान में आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, मत देने का अधिकार है, सारे हक अधिकार है। संविधान आपको जीने का, सम्मान से बोलने का हक अधिकार देता है। तो संविधान अपने आप में एक मानवता के लिए एक प्राणवायु है, और संविधान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। और संविधान अकेला समस्त भारतीयों की रक्षा करेगा। तो संविधान प्रत्येक भारतीय में हमेशा जब भी समय मिलता है, फ्री समय मिलता है, तो मैं बिल्कुल भारतीय संविधान का अध्ययन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, भारत का संविधान अभी लेटेस्ट आया है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे संविधान मेरे पास है। और समय समय पर मैं अध्ययन करता रहता हूँ जब भी समय मिलता है। और भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, जी सर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की प्रस्तावना में 17 बार डिबेट्स करके वो सब चीजें प्रत्येक भारतीय के लिए, जो भारत की धरती से प्रत्येक मानव जन्म लिया है या रह रहा है, निवास कर रहा है, उनके लिए हर चीज उसमें एक एक वर्ड के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और डाला है। हम भारत के लोग से शुरुआत होते हैं, वी द पब्लिक ऑफ ह्यूमन्स राइट्स। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को तत्व आत्मसमर्पित करते हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और 26 नवंबर अभी संविधान दिवस आने वाला है। हम सब भारतीयों को संविधान दिवस सरकार भी मनाती है, केंद्र सरकार ने भी घोषणा करी है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अग्रिम सभी को बधाई भी देता हूँ। और संविधान का समय समय पर सभी अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने साथ शोषित वंचित पीड़ित या किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो संविधान के माध्यम से प्रत्येक जिला न्यायालय में जो दे रखा है हक को, कानून सबके लिए समान है, इक्वलिटी फ्रंटल लिबर्टी, बाबा साहब ने सबके लिए समान हक अधिकार दिया है। तो सभी को भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए। जी सर। सर मैंने देखा है कि बहुत सारे महापुरुषों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो आप विस्तार से बताइए कि सर कौन कौन से महापुरुषों के बारे में हमको पता होना चाहिए और उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, तो उनसे हमें एक अलग अलग प्रेरणा मिल सके कि हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी हम सबको, जो प्रत्येक भारतीय को, भारत देश में निवास करना सभी को कम से कम सबसे प्रमुख भारत के संविधान का अध्ययन करना चाहिए। और भारत की धरती से जन्म लिया जितने भी महापुरुष महासंत हुए उन सब के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो अभी एक मशीन चल रही है मोबाइल, जो छोटे से लगाकर बड़े से लगा वृद्ध तक सभी इसका उपयोग करते हैं, रात दिन उसमें मेहनत करते हैं। यूट्यूब में, गूगल में सारी आपको जानकारी आ जाती है। अभी एआई, बहुत सारे चैट जीपीटी चल रहे हैं, एक आप जिसके बारे में जानकारी चाहो आपको हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध सबसे पहले वो अपने कपिलवस्तु जो नेपाल में वर्तमान में, उन्होंने अपने जो मानवता के लिए जो कार्य किया, गुलामी से दासता की मुक्ति की शुरुआत करी तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने। उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकल गए थे घर बार छोड़ के। तो उन्होंने जो भारत की धरती से बौद्ध धर्म जो है उन्होंने अपनाया। और बौद्ध धर्म का जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका उद्देश्य है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जी सर। तो उन्होंने जो कार्य किया जिसकी वजह से आज पूरा विश्व उनको फॉलो करता है। जी सर। चीन, जापान, श्रीलंका, स्पेन, बांग्लादेश, यहाँ तक कि भारत में बहुत सारे इसको सभी मानते हैं। और बौद्ध धर्म में कोई छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है और सबको अच्छा लगता है। और बड़े बड़े भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जितने भी बाहर के जितने भी अपने गेस्ट वगैरह आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, तो उनको भगवान बुद्ध की स्टेच्यू भेंट की जाती है। जी जी। तो भगवान बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक सबको अध्ययन करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम वो है। उसके पश्चात शिक्षा के अग्रदूत जी सर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने समय में, बचपन में उनके साथ जो कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत ही शुरू से भी तर्कवादी थे और उन्होंने अध्ययन किया। और कम एज में कुछ उनको जो जलने वाले लोगों ने उनकी पिताजी से बोल के शादी करवा दी थी। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, उनको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और उन्होंने दोनों ने संघर्ष करके, उनकी एक साथी है सब उन्होंने मिलकर बहुत सारे स्कूल खोले। 1818 से उन्होंने शुरुआत करी, 250 के करीब स्कूल खोले। तो 11 अप्रैल को जो महात्मा ज्योतिबा फुले उनका जन्मदिन आता है, पूरा भारत देश भी मनाता है। और शिक्षा के अग्रदूत के रूप में, सर्वप्रथम भारत के प्रथम शिक्षक के रूप में उनको याद करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले को, जो उन्होंने भी पूरा जीवन महिलाओं को, यहाँ तक किसी के वर्ग या किसी के प्रति ध्यान नहीं दे, सबके लिए समानता के महिलाओं को पढ़ाने का दायित्व और श्रेय और शिक्षिका के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले को जाना जाता है। तो उनको भी अध्ययन करना चाहिए, कबीर साहब को भी पढ़ना चाहिए। उस प्रकार से संतों के संत रविदास जी महाराज जी को पढ़ना चाहिए। उस प्रकार से जो भारत की धरती में बहुत सारे महामानव हुए, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी, टट्या भील, उन्होंने वो कार्य किया जिनकी वजह से उनको आज हम सब पूरा समस्त भारतीय याद करते हैं। अभी बिरसा मुंडा की वर्तमान सरकार ने भी जो है लाडली बहना योजना चले, उस दौरान उनको उसके उपलक्ष्य में उनकी राशि डाली जाएगी। तो इन महापुरुषों ने वो कार्य किया। वो एक साधारण इंसान थे लेकिन उन्होंने वो कार्य किया जिनकी वजह से आज उनको भगवान की उपाधि मिली और सब उनको युगों युगों तक याद रखा जाता है। अंत में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, सभी एक खोजी पुरुष थे और बहुत दृढ़ निश्चय थे और जिद्दी थे। उन्होंने साथ जो अन्याय अत्याचार घटना हुई थी, कभी भी उन्हें अपमान का बदला नहीं लेते हुए उन्होंने अपने शिक्षा के बलबूते पर शिक्षा जो ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने विदेश में जाकर विद्या अध्ययन किया। यहाँ तक कि उन्होंने, जो सबसे प्रमुख बताऊं, भारत देश की धरती में एकमात्र महामानव हुए जी सर, DOS की उपाधि प्राप्त कर दी, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, जो 8 वर्ष की थी, मात्र 2.5 साल में उन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली। तो उन्होंने PhD बहुत सारी करी है, बहुत सारे जो है जो जॉब वगैरह छोड़ दी, लेकिन कभी भी उन्होंने मोह नहीं रखा कि मुझे सिर्फ अपना परिवार, अपना समाज, यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा हासिल करके, ज्ञान हासिल करके वो मुकाम हासिल किया कि आज तक उनके बराबर कोई भी डिग्री हासिल करने वाला नहीं मिला। उन्होंने जो ज्ञान हासिल करने के पश्चात, पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, अमेरिका गए और यहाँ भारत में वापस आए। तो उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो दुखी मन होकर वापस अधूरी पढ़ाई करने के लिए वापस इंग्लैंड भी गए। और उनके कुछ अच्छे मित्र भी थे और उन्होंने उनकी मदद करी। और उन्होंने अपने कभी बच्चों की परवाह नहीं करी, न कभी मित्रों की परवाह करी, न अपनी पत्नी की परवाह करी, न परिवार की परवाह करी। और उन्होंने वो सब हासिल करके हम सबको एक बेहतरीन भारत का संविधान दिया। और संविधान में वो सारा निचोड़
रख दिया। जी तो ज्ञान हासिल करने के पश्चात उन्होंने जो पूरा आज भी उनके समान कोई पैदा नहीं हुआ मेरे नजर में। और रही बात ध्यान के मामले में, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब ज्ञान के मामले में भारत देश का नाम विश्व में आज रोशन है इन दोनों महामानव की वजह से। और भी महामानव है जो उन्होंने कार्य किया है, लेकिन इनको विशेष करके पढ़ना चाहिए। ये भी जो है इन्होंने जो कार्य किया है, इसके अतिरिक्त तो और भी ऐसे बहुत सारे समय समय पर जो मानवता के लिए जो कार्य करने वाले हैं वर्तमान में भी जो अच्छे हैं उनको पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँ सभी अच्छी पुस्तकें डेली हर भारतीय को, हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तो आप ज्ञान के भंडार बन जाएंगे। जी सर। पुस्तक से सर हमें याद आया कि युवाओं को, यूथ को सबसे अच्छी पुस्तक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रमुख तो हम सबको जितने भी मोटिवेशन महापुरुषों के जो विचार जी सर। के बारे में अध्ययन करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। विचार ही आपको उच्च लेवल तक ले जाएगा। और जैसे महापुरुषों ने सब ने अपने अपने समय में जो विचार दिए हैं, जैसे कबीर साहब ने दिया, ऐसा चाहूं राज जो सबन को मिलन, छोटा बड़ा सब संत रविदास रहे पसंद। इस प्रकार के महापुरुषों ने बहुत सारे जो विचार दिए हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके अलावा बाबा साहब की लाइफ एंड मिशन के बारे में पढ़ना चाहिए। बुद्ध ने धम्म नामक पुस्तक पढ़ना चाहिए और भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। उस प्रकार जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया था महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। सच्ची रामायण पीरा रामा स्वामी ने लिखी, उनके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए हम सबको, ताकि बहुत सारी चीजें सही और गलत क्या है उसका आप आकलन खुद स्वयं कर सकते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब से मैंने मिडिल, प्राथमिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब तक मुझे भारत के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी और न ही बाबा साहब महापुरुषों के बारे में जानकारी थी। जी सर। लेकिन जब से मुझे मेरे ख्याल से 8 या 10 के बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई और 16 के बारे में काफी मुझे जानकारी और सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हुआ। जब भी मुझे अच्छी चीज लिखती है मैं बिल्कुल पोस्ट करता हूँ। और मेरा एक लक्ष्य है कि हर घर संविधान पहुंचे। जी सर। उसी पर्पज से मैंने वर्तमान जो सेशन न्यायालय मंदसौर जिला न्यायालय है, यहाँ पर सभी जेएमएफसी हैं, एडीजे हैं, डीजे हैं, सभी मैंने जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश महोदय, एडीजे जितने भी हैं, जितने भी जेएमएफसी, सबको मैंने भारत के संविधान की प्रति भेंट करी। और जितने भी पुलिस अधिकारी उन सबको भी भेंट करी। अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक मीणा साहब आए, उनको भी मुझे मन में से इच्छा जागृत हुई, तो उनको भी मैंने जो है भारत के संविधान प्रति भेंट करी। तो मेरा भी ये लक्ष्य, कम से कम मैं छोटे छोटे स्तर में मैंने जो प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जो भी सामाजिक हित में कार्य करता हो या मुझे अच्छा लगता है, उनकी बातें या विचार अच्छी लगती है, उनके कार्य अच्छे लगते हैं, तो मैं भारत के संविधान प्रति निश्चित भेंट करता हूँ। जी सर। और अच्छा लगता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर देख के लग तो रहा है कि आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमारा अच्छा ही है, काफी अच्छा बैकग्राउंड है, क्योंकि बुक्स भी काफी अच्छी रखी है। लगता है सर आपको कि बुक्स पढ़ने का काफी शौक है सर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और आप सभी को भी, हम सबको भी जो है कम से कम बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु अपना किताबें ही है। ये आप देख रहे हैं कि विधि निर्णय सार है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसेस है, बहुत सारी मेरे कंटिन्यू बुक्स आती हैं। और भी आप रेफरेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल, डाइजेस्ट, सभी प्रकार के जो मेरे पास केसेस आते हैं। जैसे कि चेक अनादरण के केस। सर इसमें क्या होता है? चेक अनादरण में मान लो कोई किसी को राशि देता है। जी सर। और वो कुछ समय के लिए लेता है कि 6 महीने, साल भर के लिए। अगर उस समयावधि में राशि नहीं देता है तो उसके बदले में वो कि भाई अगर राशि नहीं दूंगा तो मैं चेक दे दूंगा। जी सर। तो चेक देता है तो चेक जो खाते में लगाता है और खाते में राशि नहीं देने वाले खाते में नहीं रहती तो डिसऑनर हो जाता है, अनादृत हो जाता है। तो उसके पश्चात संबंधित अधिवक्ता हमारे पास को आते हैं, तो हम उनको नोटिस देते हैं। 1 माह के अंदर रहता है सूचना पत्र देने का, और सूचना पत्र देने की मांग करते हैं पैसे की। अगर वो नहीं पैसे देता है तो संबंधित न्यायालय में पिटीशन जो है परिवाद प्रस्तुत करते हैं और यहाँ से नोटिस जाता है। फिर वो उसकी जमानत वगैरह होती है, ट्रायल चलता है और उसको फिर कन्विक्शन होता है। या अगर वो वास्तव में पैसे देने की अगर इच्छा है तो पैसे दे देगा, तो कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से समाप्त हो जाता है, नहीं तो उसको सजा होती है। जी। इस प्रकार चेक के मामले में, इस प्रकार कंज्यूमर फोरम के मामले भी बहुत सारे मेरे पास, पति पत्नी के मामले, HMA, हिंदू विवाह अधिनियम के बहुत सारे केसेस वगैरह मेरे पास है। और सबसे प्रमुख जो प्रारंभ से मेरे जो गुरु जी है बाबूलाल जी गुप्ता वकील साहब, उनके यहाँ मैं प्रारंभ से 99 से आ चुका था और निरंतर उनके वहाँ 2-3 साल से मैंने जो है उनके वहाँ अध्ययन किया, मतलब प्रैक्टिस करी।
और सिविल की वकालत सीखी, दीवानी मामले जो प्रॉपर्टी संबंधी मामले होते जी हैं। जी सर। तो मेरे पास प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी मेन वही है, और फौजदारी कैसे जो पुलिस केस वगैरह वो भी है मेरे पास। लेकिन मेन जो सिविल का ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। और मैं एक आपको अगर आप बताएं तो मैं बताना चाहूंगा, एक मेरे पास सिविल मामला बहुत बेहतरीन था हमारे गांव के पास में, जी ग्राम जी बागिया गांव है। जी सर, थोड़ा और आप विस्तार से जी बताइए जी, सर उसको। उस मामले में ये हुआ था कि दोनों पक्षकार मेरे गांव के नजदीक है, 2 किलोमीटर दूर मेरे परिचित थे। जी जी तब सर। उनके ऐसी बात चल रही थी कि वो निर्माण कर रहे थे। एक पक्षकार, दूसरे पक्षकार ने मना किया कि नहीं, ये हमारे जो राजस्व रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड के साथ हमारी जमीन है, और आप डिवाइडेशन जो बंटवारा विधिवत रूप से सही साट नहीं हुआ, तो मुझे हमारी जमीन पर आप निर्माण मत करो। तो उस बात के लिए मेरा वहां जाना हुआ, मुझे बुलाया गया था। तो वहां पे मैंने भी देखा, कोई रिकॉर्ड देखा, तो मुझे लगा हाँ ये जो निर्माण कर रहे हो गलत है। उसके पश्चात भी उनको मैंने समझाया कि भैया आप जैसा भी हो बैठ के न विदेश सीमांकन कर लो, उसके बाद में आप निर्माण करना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार के हो। जी जी सर। क्योंकि तो उसके बावजूद वो नहीं माने, और उन्होंने निरंतर निर्माण करते रहे। फिर मेरे जो पक्षकार है, मेरे परिचित है, उन्होंने एक पार्टी ने मुझे भरोसा किया, बोले आप वकील साहब दावा लगाइए। दीवानी मामला लगाया मैंने, सद घोषणा स्टे निषेधाज्ञा, स्टे जो बोलते हैं। जी सर। तो न्यायालय के माध्यम से मैंने दावा पिटीशन किया, उनको नोटिस गया, जवाब आया, उनके अधिवक्ता भी आए। और जब न्यायालय में आर्ग्यूमेंट हुआ तो हमारे पक्ष में स्टे हुआ। और स्टे होने से पूर्व वो देखो उन्होंने भी आपत्ति काफी लगे, प्रयास किया कि नहीं हमारा कब्जा है, जी और जी कब्जे का आधार हम मालिक है, उनको त्रुटिवश उनका नाम इसमें है चला आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जमीन हमारे किस्से में आई थी। लेकिन जब उस दौरान प्रकरण के स्टे होने से पूर्व यहाँ पे एक 26 कमिश्नर नियुक्ति का एक सीपीसी का एक आवेदन होता है कि मौका स्थिति रिपोर्ट लाना। जी जी वो कमिश्नर रिपोर्ट आई, तो उस दौरान आने से पूर्व भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, विपक्षी ने। और एक आरआई पटवारी या जो भी रहते हैं, उन लोगों ने भी काफी उसमें कुछ न कुछ ऐसे रीजन रहे जिसकी वजह से समय पे रिपोर्ट नहीं आ पाई। जी जी तो सर। फिर न्यायालय में अपने बात रखी कि मौके कमिश्नर रिपोर्ट आएगी तो वस्तु सामने आ जाएगी। तब वो जैसे कैसे वहां पे फिर हमने आवेदन कड़े से फिर उसकी रिवीजन करी, रिवीजन पे से वापस संबंधित कोर्ट में आई, और रिवीजन हमारी स्वीकार हुई, और कमिश्नर रिपोर्ट मौके की आई। जी तो उसमें हमारा कब्जा पाया गया, कि हमारा मतलब जमीन पाई गई, और विपक्षी कब्जा पाया गया। जी इतना इतना ये भाग पर। उसके पश्चात में जब ट्रायल हुआ, दोनों पक्षों के हम जो वादी रहते हैं, दावा लगाते हैं, हमारे बयान हुए, विपक्षी के भी बयान हुए, प्रतिवादी के भी। और हम जो है व्यवहार न्यायाधीश वर्ग का न्यायालय से हम जीत गए। जी उन्होंने अपील करी सेशन में, जिला सत्र न्यायाधीश उसमें बोलते हैं, सेशन फौजदारी केसेस बोलते हैं। जी सर। तो वहां से भी हमारे पक्ष में जो वादी जो मेरे द्वारा दावा लगाया तो उसमें पक्ष में हुआ। फिर उन्होंने उसके विरुद्ध अपील करी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, तो वहां से भी हमारे पक्ष में हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूशन उसके पालन करवाने के लिए, न्यायालय के आदेश का पालन करवाने के लिए उन्होंने फिर भी जो है उन्होंने आदेश पालन नहीं किया, तो एग्जीक्यूशन लगाया। तो एग्जीक्यूशन जो है बजावरी बोलते हैं। उसके पश्चात न्यायालय द्वारा आदेश करने पर वो उसो मोटो उनको लगा कि अब ये हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा। दीवार 60 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार थी। उस दीवार को उनको 100 मोटो हटाना पड़ा, और इनको मेरे पक्षकार की न्याय की जीत हुई, और आज वो मकान बना के निवास कर रहे हैं। और ये मेरे जीवन का प्रथम मामला था, बहुत पुराना, कम से 10 साल मुकदमा चला, और मेरे को जीत हासिल हुई। उस मामले से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस प्रकरण में मुझे मेरे गुरुजी है गुप्ता जी ने मुझे काफी मदद करी। उसके पश्चात मेरे पास सिविल मामले बहुत सारा है, अभी तक मुझे सफलता मिली। और जरूरी नहीं कि हर मामले सफलता में, कभी कभी असफलता मिलती है, लेकिन आप यदि प्रकरण की शुरुआत में आपको पता चल जाता है कि मुकदमा सही है गलत, तो जहां तक हो सकता है मैं जो है गलत मुकदमा कभी नहीं लगाता हूँ। सही होता हो तो न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। इस जी प्रकार जी फौजदारी केसेस मामलों में भी बहुत सारे हम आए दिन देखते हैं कि जो छोटे मोटे घटनाएं होती रहती है, जैसे एट्रोसिटीज के मामले होते हैं। जी जी सर। कोई किसी बात को लेके अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। एक ये पास के गांव का मेरे पास आया था, जिसमें मैंने आपत्ति लगाई थी। SC ST के कुछ हमारे गांव के लदूसा के भी थे, कुछ एक आसपास गांव के थे। उनके साथ घटना हुई थी। उनकी जो महिला बच्चे वगैरह थे, उन्होंने कुछ एक वर्ग की पोशाक पहन ली थी, राजपूत समाज की पोशाक बच्चों ने पहन ली थी। तो उनके साथ कुछ आरोपियों ने उनके साथ घटना कारित कर जी दी। जी सर। क्या आप हिम्मत कैसे हुई पहन ली? तो फिर उस बात को लेकर मेरे पास आया कि ऐसे हमारे साथ मारपीट हुई, ये हुई, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। 2-3 लोगों के साथ मारपीट के नाम भी बता सकता हूँ ऐसे में, नहीं नहीं सर, है ना? नाम तो नहीं वो करेंगे। लोग फिर उस बात को जो है SC ST न्यायालय में गए, तो वो छुट्टी पे थे, तो डीजे साहब का वो मामला चला। तो उन्होंने उस बात को जब हमारी बात जब आपत्तिकर्ता उनकी बात सुनी, फरियादी पीड़ित की, तो उनको जेल भेज दिया। इस प्रकार ऐसे कई ऐसे केसेस आते हैं जो आज भी देश आजाद होने के पश्चात भी इस प्रकार की जो इवेंट्स हो रही है, घटना हो रही है, जी जी सर। जो ये अच्छी बात नहीं है।
आज पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, जो कम पढ़े लिखे कम बुद्धि के वो इस प्रकार की जो है अपना वो आज भी जो है कुछ मानव में भेद करते हैं। जी जी सर। तो ये अच्छी बात नहीं। मेरे पास जो भी मैं दिल से पूरी शिद्दत से मेहनत करता हूँ और आपत्ति लगाता हूँ और उनको बिल्कुल होता। अभी करंट मामला बताता हूँ आपको। एक मामला जो है इधर गरोड साइड का मामला है। वहां पर एक जिसके नाम से जमीन है और विपक्षी जो है कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके कुटरचित दस्तावेज रच के जी सर। और जमीन इनकी उनके बता दी, जबकि इनकी जमीन इनके कागज में है और उनकी भी जो है उन्होंने प्रयास किया कि नहीं हमारी जमीन है, और उन्होंने तहसील एसडीओ वगैरह में अपील वगैरह ने जो एप्लीकेशन फाइल करी तो उनको रिलीफ नहीं मिले, न्यायालय में गए वहां से भी रिलीफ नहीं मिली। उसके पश्चात उन्होंने अति जो परेशान करने के लिए थोड़ा मेहनत करके ना कुछ अच्छे कमाने लग गए। तो एक उनकी जो 3-4-5 भाई है, उनकी एक माता बुजुर्ग है जो खेत पर काम कर रही थी, तो एक उनका जो है आरोपी आया, 4-5 जन आए और उन गाली गलौज करते उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जी जी सर। तो अभी भी इलाजरत है महिला और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक पाँव कुल्ले की हड्डी टूट गई, 2-3 जगह पाँव फ्रैक्चर हो गए, एक बच्चे के ऊपर भी पसलियों वगैरह में इस प्रकार जो टूट गई। तो पहले उन्होंने मेरे पास दो का जो है आरोपी की बेल हो गई थी, हाई कोर्ट से सम्मानतक आधार हो गई थी, बाकी 2 और थे। तो मेरे पास आए तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मेन एक्यूज था, मेन मुलजिम था वो जो उसने घटना कारित करी, तो आपत्ति मेरी स्वीकार कर ली गई और उसको बेल खारिज कर दी गई मंदसौर न्यायालय से। जी जी। एक और फिर आया तो उसकी भी खारिज कर दी गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई में शोषित गरीब जो असहाय पीड़ित को मैं न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे सभी आप सभी जो है मेरे को आते हैं कहीं के समय पे, मुझे भरोसा करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है और सफलता मिलती है। जी जी। आप सबकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सर अभी हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएट जो मंदसौर एमपी में है वहां के सदस्य है और वहां पे एडवोकेट है सर। हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केस लड़ते हैं सर। सर का नाम है गणपत जी तेनीवार सर। मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं सर के, जो गरीब व्यक्ति हुआ, जो गरीब वर्ग से आता है, उनका केस सर निःशुल्क लड़ते हैं। मैंने कई बार देखा भी है सर को। आपको हम नए नए धाराओं के बारे में, नए नए केस के बारे में हम बताते रहेंगे। सर हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील एडवोकेट है सर, तो हम आपको नई नई धाराओं के बारे में बताते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में। थैंक यू। और आप कमेंट करके बताइए हमें कि आपको कौन सी धारा के बारे में जानकारी चाहिए। हम आपको हमारी टीम के माध्यम से पूरी डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। मैं महेश परमार। थैंक यू।